आज हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि ये क्लास कल ही चालू हुआ था क्रैश कोर्स से। ये दूसरा लेक्चर है एल्कोहल फिनॉल ईथर का। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी करेंगे, जो बचेगा कल के क्लास में चलेगा। तो आज हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे एल्कोहल और फिनॉल। पहला पढ़े, कुछ अभिक्रिया पढ़ें, उसके बाद फिनॉल बनाने की विधि को पढ़ें, 5-6 विधि बताए थे। उसके बाद भौतिक गुण पढ़ें और रासायनिक गुण पढ़ें, और एक था जो कि VBI क्वेश्चन था कि सैलिसिलिक अम्ल किस विधि द्वारा बनता है, तो कोल्बे विधि। और एक था सैलिसिलिक एल्डिहाइड किस विधि द्वारा बनता है, तो किससे बनता था, तो ये बनता था रीमर-टीमर अभिक्रिया द्वारा बनता था। तो आज चलते हैं ईथर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ईथर के बारे में पढ़ते हैं, ईथर होता है क्या। तो ईथर इस प्रकार रहेगा, ईथर इस प्रकार रहता है। इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। इसका क्या नाम है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 रहेगा, अगर कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर रहेगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ बराबर रहेगा, तो डाई हो जाएगा। जहाँ अगर CH3 रहेगा तो डाई मेथाइल ईथर हो जाएगा। अगर एक तरफ ज़्यादा रहेगा और एक तरफ कम रहेगा, तो जहाँ कम रहेगा वहाँ ऑक्सी का प्रयोग करना है, और जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ एल्केन फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखो, पहले हम बता देते हैं दोनों तरफ सेम रहेगा, और दूसरा में हम बता देते हैं कि एक तरफ एक कार्बन रहेगा, एक तरफ 2 कार्बन रहेगा। तो इसका नाम, तो इसका बताएं 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब इसका देखो IUPAC नाम, कम कार्बन में क्या बोले, मेथॉक्सी। कम कार्बन में ऑक्सी, तो एक कार्बन तो मेथॉक्सी। उसके बाद क्या है, ये कार्बन का दूसरा रूप यानी कि एल्केन का, तो क्या है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये क्या है, तो IUPAC नाम, कभी कभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चलते हैं, ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि में सबसे पहला विधि है विलियम संश्लेषण विधि। सबसे पहला विधि विलियम संश्लेषण विधि। क्या बनाने हैं, तो ईथर, ईथर बनाने की सबसे पहली विधि, ईथर बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला विधि है विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। सबसे पहला विधि क्या है, विलियम संश्लेषण विधि में। तो C2H5ONa को इथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। C2H5 बगल में NaI निकलता है। अब बोलो कैसे अभिक्रिया हुआ, अब बोलो कि कैसे अभिक्रिया हुआ। तो देखो, C2H5 था, क्या था, C2H5, और इधर C2H5 और इधर O और N है, तो C2H5O निकल गया, तो क्या बचा, Na+I, तो NaAI बाहर निकलेगा, और C2H5 यानी कि क्या मिल गया, डाई इथाइल ईथर। इसी को हमको प्राप्त करना था, जो कि प्राप्त हो गया है। दूसरा है एल्कोहल का निर्जलीकरण से। क्या है दूसरा, एल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो ईथर प्राप्त होगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होगा, तो ईथर प्राप्त होगा।
तो ऊपर वाला मिटा देते, ये पहला था। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। दूसरा टॉपिक क्या है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो देखो C2H5OH क्या है, C2H5OH इधर भी वही लेते हैं, क्या लेते हैं, इधर भी वही लेते हैं, परंतु देखो C2H5OH इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो पहले अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में, क्या बोले, अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो ये है, इसको सिर्फ ऐसे ऐसे कर देते हैं OH C2H5। कोई दिक्कत हो वीडियो कट जाने पर कमेंट जरूर करना, तो उसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो C2H5 और C2H5 है, तो इस इधर से एक ऑक्सीजन निकलेगा और C2H5 जुटेगा, तो क्या बनेगा C2H5O C2H5, बगल में क्या निकलेगा, देखो C2H5O C2H5 चल गया, तो H2O, बगल में क्या निकल गया H2O, तो इसका भी नाम क्या है, डाई इथाइल। तो हमको इस विधि से भी प्राप्त हो गया एल्कोहल के निर्जलीकरण से। पहला विलियम संश्लेषण विधि से, दूसरा एल्कोहल के निर्जलीकरण से हमको क्या प्राप्त हो गया, तो ईथर प्राप्त हो गया। ईथर प्राप्त करने की तो 3 ही विधि है, तो 2 विधि हम बता दिए, 2 विधि काफ़ी होता है एग्जाम के लिए, तो 2 विधि काफ़ी हो गया। चलते हैं अब एल्कोहल की ईथर की 2 ही विधि होती है, 2 विधि हम बता दिए। अब चलते हैं ईथर का भौतिक गुण में। ईथर का भौतिक गुण क्या होता है, ईथर का भौतिक गुण, भौतिक गुण किसका है, भौतिक गुण ईथर का, समझ जाना, ईथर का भौतिक गुण। तो इसमें पहला है ईथर कैसा होती है, तो ईथर रंगहीन होती है, तो पहला पॉइंट भी लिखेंगे, यह रंगहीन होती है। ईथर कैसी होती है, तो ईथर रंगहीन होती है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण। इसका स्वाद कैसा होता है, तीक्ष्ण। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। इसको प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है, या ईथर है जो प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलेगा। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, या प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलेगा। प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ क्या होगा, जलेगा। इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है, तो 34.5 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसके बाष्प को सूंघने से बेहोशी हो जाता है। क्या होता है, इसको अगर बाष्प को सूंघ लेंगे, ईथर के बाष्प को सूंघ लेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। तो इसको 5वां पॉइंट है, इसके
वाष्प को सूंघने से बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। कितना पॉइंट हो गया? तो 5 पॉइंट हो गया। अगर पूछ भी देगा कि ईथर के भौतिक गुण को बताएं तो मात्र 2 से 3 पॉइंट लिखना, परंतु हम 5 पॉइंट बता दिए हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट है यह रंगहीन होती है, दूसरा पॉइंट है इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है, और तीसरा पॉइंट यह प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलेगा। चौथा पॉइंट है इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और पांचवा पॉइंट है इसका वाष्प को सूंघने से बेहोश हो जाता है। अगर वाष्प इसका सूंघ लेंगे तो बेहोश हो जाता है, कोई भी आदमी बेहोश हो जाता है। पहले इसी से बेहोश किया जाता था, अब तो 2-3 प्रकार का कर दिया है। 2-3 प्रकार का क्या कर दिया? 2-3 प्रकार, जैसे कोई कभी ईथर मिला दिया और कुछ मिला देता है यौगिक से बेहोश। अब इस प्रकार से करता है, पहले ईथर को सूंघाने से होता था। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण के बारे में। अब हम लोग किस में चलते हैं? तो अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण। किसका? तो ईथर का रासायनिक गुण। ये क्या था? ये तो भौतिक गुण था। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण। अब हम किस में चलते हैं? रासायनिक गुण। तो यहाँ भौतिक गुण के जगह पे सिर्फ क्या लिखते हैं? रासायनिक। रासायनिक गुण। तो ईथर को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। जब ईथर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 प्लस जल का निर्माण होगा। जब हम इसको ईथर C2H5O C2H5 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो CO2 प्लस जल दे देता है। क्या देता है? CO2 प्लस जल दे देता है। अब दूसरा है कि अगर ईथर को H2SO4 तथा H2O की उपस्थिति H2SO4 तथा H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बना देता है। अगर पहला गुण ये था पहला, और दूसरा क्या है? अगर C2H5O C2H5 को किसके प्रेजेंट में? H2SO4 तथा H2O तथा H2O की उपस्थिति में करते हैं तो एल्कोहल बना देता है। देखो C2H5 ठीक है, तो 2 गो C2H5 हो गया। कितना हो गया? 2 गो C2H5। ये एक H, यहां से एक H निकला और OH बना दिया, तो क्या होगा? इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। इसका क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। और बगल में निकल गया H2O। बगल में क्या निकल गया? H2O। बगल में H2O। कैसे निकला H2O? देखो इधर से H गया और इधर से ये OH माइनस हो गया, ये OH माइनस, और H2SO4 में से H प्लस निकलेगा। H2SO4 में से H प्लस निकलेगा तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाता है? तो H2O का निर्माण करता है। H2O का निर्माण करता है। तो पहला डाई इथाइल ईथर को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में किए तो CO2 प्लस जल दिया। अगर डाई इथाइल ईथर को किससे? H2SO4 तथा जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन क्या है कि अगला है तीसरा, दो रासायनिक गुण हुआ, अब तीसरा रासायनिक गुण है। तीसरा रासायनिक गुण है अगर डाई इथाइल ईथर को क्या बोले? डाई इथाइल ईथर को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखो किसका निर्माण होता है? C2H5Cl। कितना? C2H5 कितना हो गया? 2 गो। कितना हो गया? C2H5 2 गो।
PCl5 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, PCl3 Cl Cl। एक Cl चल गया यहाँ पे, एक Cl चल गया यहाँ पे, और एक Cl किस में चल जाएगा, एक O है ना, O जो POCl3 बना देगा, POCl3। और क्या बच जाएगा, क्या अब क्या बचेगा, अब देखो POCl3 बना दिया, और बगल में क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन ना भाग लिया, 2 क्लोरीन, देखो 2 अणु है, 2 क्लोरीन भाग लिया, तो उसके बाद सिर्फ ये बचा, तो इससे अभिक्रिया कर लिया, किसे, O से, तो POCl3 बना दिया। तो मेन हमको प्रतिफल क्या प्राप्त हो गया, इथाइल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया, इथाइल क्लोराइड। मेन प्रतिफल हमको इथाइल क्लोराइड प्राप्त हो गया। तो 3 रासायनिक गुण हम लोग पढ़े। अगर चौथा रासायनिक गुण पढ़ना चाहते हैं तो देखो, ये तीसरा था, हाँ ये तीसरा था। अब चलते हैं चौथा में। चौथा रासायनिक गुण है, अगर डाइइथाइल ईथर को Al2O3 तथा 360 डिग्री के प्रेजेंट में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो एल्कीन का निर्माण होगा। अगर डाइइथाइल ईथर को क्या बोले, Al2O3, क्या बोले, Al2O3 तथा 360 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराते हैं तो निकल जाता है C2H4। क्या निकलता है, C2H4, और बगल में जल निकलेगा, और बगल में क्या निकलता है, जल निकलता है। तो इसका क्या नाम है, तो इथेन नाम है, इथेन। इसका क्या नाम हो गया, इथेन नाम है, इथेन नाम है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो जाता है, तो इसका नाम है इथेन। दोनों तरफ से एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका क्या नाम है, इथेन नाम है। तो हम लोग कितना पढ़े, 4 वो रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है, अब ये लास्ट टॉपिक था, क्योंकि ईथर का क्या था, ईथर का रासायनिक गुण 4 वो रासायनिक गुण पढ़े। पहला पढ़े कि O2 के प्रेजेंट में कराएंगे तो CO2 प्लस जल देगा, ईथर, डाइइथाइल ईथर को। उसके बाद हम लोग पढ़े H2SO4 तथा किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इथाइल एल्कोहल देता है। और चौथा हम लोग PCl5 के साथ कराएं डाइइथाइल ईथर को तो इथाइल क्लोराइड बनाया। और पांचवा क्या पढ़े, पांचवा हम लोग पढ़े Al2O3 तथा 360 डिग्री सेल्सियस के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है, यानी कि इथीन प्राप्त हुआ। तो आज के लिए, आज यहाँ टॉपिक समाप्त हो गया, एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन बैंक पे। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ दिया है कि सैलिसिलिक अम्ल का, देखो पहला ही क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा है, 2021 में पूछा है, फिनॉल को सैलिसिलिक एल्डिहाइड निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो हम पहले से ही पढ़ा दिए हैं और बोले थे भी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप लोग ही बताएंगे कि फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड किस विधि द्वारा किया जाता है। तो हम बताए थे कि इसको रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रीमर टीमर अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, 4 गो ऑप्शन दे दिया है और पूछा है इनमें से फिनॉल कौन है। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछा है इनमें से फिनॉल कौन है। अब आप लोग ही बताएं कि इनमें से फिनॉल कौन है।
तो हम क्या बताए थे कि बेंजीन के ऊपर OH लगा रहेगा तब होगा। बेंजीन के ऊपर OH इनमें से किसमें है, तो ये सिर्फ बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं, ये साइक्लो पर OH है और ये बेंजीन पर OH, और ये तो चार ही, कितना कार्बन, एक कार्बन, दो तीन, चार ही कार्बन है, तो ये भी साइक्लो है। तो बेंजीन पर OH रहेगा तो फिनॉल कहलाएगा। तो इसमें से फिनॉल कौन है, तो ये फिनॉल है। ये 2020 में पूछा था, ये प्रश्न 2020 में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल दे दिया है, इसी प्रकार दे दिया है और नाम बताना है कि क्या है, तो इसका नाम क्या है, फिनॉल। ठीक है, अगला पूछ दिया है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है। चार ऑप्शन दे दिया है, हम चार ऑप्शन लिखते हैं, क्वेश्चन तो बोल दिए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक अम्लीय होता है। पहला ऑप्शन में फिनॉल है, दूसरा ऑप्शन में बेंजाइल अल्कोहल है और तीसरा ऑप्शन में एम यानी मेटाक्लोरोफिनॉल है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा अम्लीय मेटाक्लोरोफिनॉल होता है, मेटाक्लोरोफिनॉल। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न पे। सब्जेक्टिव प्रश्न पे चलते हैं, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। तो फिनॉल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है। क्या देता है, अगर फिनॉल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है, जो कि अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, H+ आयन देता है तथा फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण करता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। इसी कारण है कि फिनॉल अम्लीय होता है। किससे, तो एल्कोहल से। पहला क्वेश्चन यही था, हाँ यही था। दो मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्कोहल, क्वेश्चन किधर है, फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों, यही क्वेश्चन। हम आंसर बता दिए, फिनॉल अम्लीय होता है क्यों। सीधा कि एल्कोहल में H+ आयन नहीं देता है, जबकि फिनॉल में H+ आयन देता है और अनुनाद के कारण वह स्थिर होती है, जिसके कारण फिनॉल अधिक अम्लीय होती है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों, यही क्वेश्चन है पहला। ज्यादा अम्लीय, हाँ यही क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या लिखें, हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। फिनॉल H+ आयन देता है, अगर जलीय विलयन में इसको अभिक्रिया कराएंगे तो H+ आयन देगा, और जबकि एल्कोहल H+ आयन नहीं देता है। ये फिना ऑक्साइड आयन का निर्माण करता है
जो अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में भाग लेगा, अनुनाद में भाग लेता है तो अस्थाई होता है, जबकि ये अस्थाई नहीं होता है। इसी कारण से फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। इतना समझ गए? ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हों। दूसरा क्वेश्चन है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होता है? फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होता है? तो यही कारण है। अभी हम लोग क्या बताएं, H+ आयन देता है और फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता था, जो कि अधिक अनुनाद में भाग लेने के कारण स्थिर होता था। इसी के कारण फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। इसमें एल्कोहल सिर्फ लगा देना और H+ आयन नहीं देता है, यही बता देना और हो जाएगा काम दोनों क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फिनॉल अम्लीय 2009 में पूछा है, 11, 12, 13, 17, 18 में पूछा है, यानी कि 5 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा? 5 बार पूछा। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन से फिनॉल बनाना। एनिलीन से फिनॉल का निर्माण करना है, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? एनिलीन से फिनॉल बनाना। फिनॉल, एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन पर NH। एनिलीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन पर NH2। तो हमको क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन को जल के साथ अभिक्रिया कराए थे। एनिलीन को जल के साथ अभिक्रिया कराए थे तो किसका निर्माण हुआ था? तो फिनॉल का निर्माण हो गया था। एनिलीन को जल के साथ अभिक्रिया कराए थे तो फिनॉल का निर्माण हो गया था। बात सही है। एनिलीन को हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराए थे तो फिनॉल का निर्माण हो गया था। हाँ यही होगा, देख लेते थोड़ा सा कॉपी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे किससे अभिक्रिया होता है? NaNO3 तथा HCl। हाँ, NaNO2 तथा HCl से अभिक्रिया कराते थे तो इसका निर्माण हो जाता है N2Cl। किसका निर्माण होता है? N2 + Cl-। इसको डाइजोनियम लवण, सॉरी डाइजोनियम लवण बनता था, यही बुला रहे थे, डाइजोनियम लवण बनता था। डाइजोनियम लवण को H2O देते थे तो फिनॉल का निर्माण करता था। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए सॉरी, माफ कर देना। किसका निर्माण होता है? तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो हम एनिलीन से फिनॉल बना लिए, एनिलीन से डाइजोनियम लवण बना, डाइजोनियम लवण से फिनॉल का निर्माण हो गया। एनिलीन से फिनॉल का निर्माण हो गया। अब क्वेश्चन बैंक का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फिनॉल से एसीटोफिनॉल कैसे बनता है? क्या है अगला क्वेश्चन? फिनॉल से एसीटोफिनॉल किस प्रकार से बनता है, जो बताना है।
फिनॉल से एसीटोफिनॉल, डस्टर किधर गया। अगला क्या है, क्वेश्चन है फिनॉल से एसीटोफिनॉल। ये सब जितना रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसीटोफिनॉल, फिनॉल से एसीटोफिनॉल, फिनॉल, फिनॉल को अगर जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण करेगा, बेंजीन का निर्माण करेगा। बेंजीन का निर्माण करेगा। बेंजीन को इथानॉइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे ना, इथानॉइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसीटोफिनॉल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, तो एसीटोफिनॉल का निर्माण करेगा। एसीटोफिनॉल, बेंजीन पर CH3 क्या, हाँ यही है, हाँ यही है, और बगल में HCl निकलेगा। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल क्या बोले, जब फिनॉल को जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो बेंजीन प्राप्त होगा। बेंजीन को इथानॉइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटोफिनॉल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को नॉर्मल ब्यूटेनॉल, नॉर्मल एथेनॉल से क्या बनाना है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल को बनाना है। एथेनॉल से क्या बनाना है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल को बनाना है। तो देखो कैसे बनता है डस्टर, किससे बनाना है, तो बनाना है हमको एथेनॉल से, यानी एथेनॉल का सूत्र C2H5। हमको एथेनॉल से नॉर्मल ब्यूटेन बनाना है, तो एथेनॉल को किस चीज से अभिक्रिया कराएं कि हाइड्रोजन फॉर्म में आ जाए यहाँ पे, यानी कि एल्काइल हैलाइड आ जाए। तो हम Cl2 की उपस्थिति में और PCl3 देंगे तो क्या बना देगा, C2H5Cl। C2H5Cl का निर्माण करता है। अगर दो अणु, ये दो अणु बनाएगा C2H5Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड को 2Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो नॉर्मल ब्यूटेन दे देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, C4H10। इसका नाम है ब्यूटेन भी कह सकते हैं और नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो इथाइल एल्कोहल को Cl2 के साथ PlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड को 2Na के साथ अभिक्रिया कराएं तो नॉर्मल ब्यूटेन किया, नॉर्मल ब्यूटेन बनाया। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते थे। यह प्रक्रिया बुर्ज प्रतिक्रिया कहलाता था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि अभी कितना सब्जेक्टिव है, 5 सब्जेक्टिव इधर हो गया और 5 सब्जेक्टिव इधर हो गया, यानी कि लगभग अभी हम लोग को कितना पढ़ना है, 10 से 12 सब्जेक्टिव और पढ़ना है। तो कल की क्लास में और हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करके आना, उसके बाद हम कल की क्लास में और क्वेश्चन करवाएंगे।